आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत सीधे तौर पर मिल रहे हैं। धामी कैबिनेट से 3 से 4 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। मंत्रियों के कामकाज को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिसके बाद में कुछ नए युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर है इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए फोन पर। सुदीप, देखिए, जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है इस वक्त के 3 से 4 मंत्रियों को हटाया जा सकता है कैबिनेट से। जी देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत कुल 11 मंत्री हो सकते हैं। 3 मंत्रियों की कुर्सियां अभी भी खाली हैं, जिन पर किसी को मौका अभी तक नहीं मिला है, और नई सरकार को बने करीब 6 माह का समय होने जा रहा है। जहां तक कैबिनेट रिशफल की बात है, उसमें विधानसभा बैकडोर भर्ती और दूसरे मंत्रियों की शिकायतों का मामला आला कमान तक पहुंचा था। सूत्र हमारे बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पार्टी ने सीधे तौर पर रिपोर्ट देने को कहा है। पार्टी ने मंत्रियों की नहीं, कुछ विधायकों की भी रिपोर्ट मांगी है, सूत्र ये बताते हैं। और चूंकि अभी कनागत चल रहे हैं, खराब दिन जिसे कहते हैं, श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, जानकार ये बताते हैं कि नवरात्र तक ये बड़ा फेरबदल दिख सकता है। 3 मंत्री हट सकते हैं और इन्हीं स्थान पर 3 नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो इस खबर के सामने आने के बाद ही अब दुखी उनकी भी बढ़ रही है जिनकी विदाई हो सकती है, और उनसे अधिक वो परेशान है जो कैबिनेट में आने के लिए लालायित हैं, कैबिनेट में आने के लिए परेशान हैं। लेकिन ये बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कौन बाहर जाएगा और किसको मौका मिलेगा, इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्री हैंड मिला है, जैसा हमारा सूत्र बताते हैं। भले ही नाम दिल्ली से तय होते हो, पर बिना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुमति के, बिना उनकी सहमति के किसी नए व्यक्ति को कैबिनेट स्तर, कैबिनेट रैंक में मौका नहीं मिलने वाला। जी, आसवी पे ये भी जानकारी मिल रही है कि अब जो मौका दिया जाएगा वो नए युवा चेहरे होंगे। जी देखिए, 2 बातें मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती हैं। एक तो पार्टी इस विषय पर भी विचार कर रही है कि जो पार्टी को 4% अतिरिक्त वोट मिला वो महिला कोटे से आया है, और महिला मतदाताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विशेष विश्वास है, आस्था है एक उनकी, विशेषकर उत्तराखंड में। तो पार्टी महिलाओं के एंगल पर आगे बढ़ी, पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाया महिला को और एक कैबिनेट मंत्री बनाया। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये किसी महिला को और मौका मिल सकता है, हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से ही है। जहां तक आपने नए युवाओं के लोगों की बात कही, तो पार्टी युवाओं के साथ ही ऐसे व्यक्ति को भी मौका देने जा रही है जो लगातार 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कुमाऊं से आते हैं, और दूरस्थ इलाके से विधायक हैं। पहले ही कैबिनेट विस्तार में उनका नाम आ रहा था, पर सूत्र बता रहे हैं कि शायद दूसरे टर्म में उन्हें मौका मिलने जा रहा है। तो 3 लोगों को नया मौका मिल सकता है, जो अभी तक की जानकारी है। हालांकि अभी बहुत कुछ फाइनल होना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी हालांकि कमान के लेवल पे है। हम चर्चाओं, कयासों और अपने सूत्रों से हुई बातचीत के आधार पर यह जानकारी दे रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड के सियासत में चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य हित के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। हालांकि उन्होंने यूके, एसएससी और विधानसभा के मुद्दों पर लगातार जांच जारी है, ऐसा उनका कहना है, और विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं, और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं, और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है, और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब
वहाँ पर प्रेस से बात करेंगे, उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है, तो जहाँ एक और UPS की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और विधानसभा भर्ती के मामले में अंतिम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो माननीय अध्यक्षा जी के पास। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़े व जनाधान वाले नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनके स्थान पर किसी बड़े नेता को सम्मिलित किया जाए। आपको बता दें कि त्यागपत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब लंपी वायरस को लेकर, जहां उत्तराखंड में इस वक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। अभी पशु चिकित्सकों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये आदेश जारी किए हैं। जो पशु चिकित्सक छुट्टी पर है उनको तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश भर में तकरीबन 16,000 गायों में लंपी वायरस फैल चुका है, जिससे दूध उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के पशुपालकों से ही अपने पशु का भी खुद ख्याल रखने को कहा है। तत्काल संबंधित नोडल अधिकारी को कॉल करें, ऐसा कहना है सौरभ बहुगुणा का। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर परेड मैदान में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के संगठन ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर पहले भी सरकार और शासन से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर से 27 सितंबर और 7 अक्टूबर को भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के डाउनग्रेड वेतन जो अन्यायपूर्ण निर्णय लिए हैं, सरकार को इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हम लोग मानदेय को लेकर, जो हमारा मानदेय नहीं आ रहा कई महीनों से, और भवन किराया, हमारा यात्रा भत्ता जो दुल्हन का नहीं मिल रहा है, और हमारे जो THR का राशन है वो नहीं मिल रहा है। जो अनेक समस्या हमें अन्य विभागों काम दिया जाता है आंगनबाड़ियों को, उनको लेकर जो हमारे सुपरवाइजर के पदों पर रोक लगी है उसको लेकर हम अन्य जो हमारे कार्य है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आज CM आवास जा रहे हैं। मानदेय बढ़ाने वाली बात तो चली रही है, राज्य कर्मचारी वाली बात करी, लेकिन मानदेय जो पिछला मानदेय धामी जी ने बढ़ाया था उस पर हमने उनको स्वागत भी किया था, उनको सम्मान भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था DBT के माध्यम से डायरेक्ट हमारे खातों में आएगा। लेकिन वो जब से उन्होंने बोला एक बार का केवल हमारे खातों में मानदेय आया, उसके बाद हमारा जो मानदेय लगातार आना था वो नहीं आ रहा है। कभी केंद्रांश आ रहा है, कभी राज्यांश आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हमारे खातों में कब का मानदेय कई महीनों से नहीं आ पाया है। भवन किराए जो केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कोई भवन किराए नहीं आ। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के लिए उत्तराखंड पहुंचे तमाम दिग्गज खिलाड़ी, जहां जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची है इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले 6 मैच। बीते रोज भी उत्तराखंड पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाड़ी। आगे नहीं प्रदेश भर में स्कूलों के जर्जर हो चुके भवनों को लेकर अब शिक्षा विभाग मिशन मोड में नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि चंपावत की घटना के बाद शिक्षा विभाग के सभी निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जर्जर भवनों की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। DG शिक्षा ने कहा कि जर्जर भवनों की संख्या पता लगने के बाद उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इस पर काम शुरू किया जाएगा।
माननीय मंत्री जी द्वारा सुबह इसमें बैठक ली गई थी और जैसा कि आप सबको पता है पूर्व में इस तरह की एक दुखद घटना हमारे यहाँ हुई जहाँ निष्प्रयोज्य शौचालय गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो आगे से इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी गहन मंथन किया था। सचिव साहब भी उसमें उपस्थित थे, सारे निदेशक थे। तो उसमें जो हमारे ऐसे भवन हैं जो निष्प्रयोज्य हैं, तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत कैसे नियमानुसार करके उसको डिमोलिश करना है, उसको करना है। प्लस जो हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी पूरा एक हम लोगों ने बनाया है कि हम सारे स्कूल चिन्हित कर लेंगे जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है और जहाँ कुछ नया बनाने की ज़रूरत है, तो एक मिशन मोड में अभियान चला करके हम लोग इसको ठीक करेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा सुबह वहीं कल दिल्ली में किसाऊ जल विद्युत परियोजना को लेकर उत्तराखंड हिमाचल अपना पक्ष रखेंगे। किसाऊ परियोजना पर सीएम धामी की सबसे बड़ी बैठक होगी और इस पर अहम एजेंडा। दोनों राज्य चाहते हैं कि 10% खर्च अन्य 4 राज्य भी उठाएं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड हिमाचल को बड़ा विस्थापन से लेकर अन्य तैयारी करनी होगी। इस परियोजना से उत्तराखंड को बिजली नहीं मिलेगी, जबकि पेयजल सिंचाई के छोटे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना के बाद प्रदेश में दूसरी बड़ी परियोजना होगी। करीब 10 अलग अलग विद्युत परियोजनाएं को मंजूरी दी गई है और केंद्र के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी अभी बाकी है। वहीं ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हर किसी के दिमाग में उठ रहा है वो ये है कि महारानी के ताज में लगा कोहिनूर हीरा। बता दें कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति थी जिसे अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र के तहत राजा दिलीप सिंह से लेकर इंग्लैंड भेजा गया था और वहीं एक बार फिर से कीमती कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने की मांग उठने लगी है। मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि कोहिनूर हीरे के मालिक महाराजा दिलीप सिंह का पहाड़ों की रानी मसूरी में इतिहास छुपा हुआ है। अंग्रेज हमारे देश में आया, हमारा जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी हमारा हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा अपने साम्राज्य में वो कर लिया था। लेकिन जो पंजाब था महाराजा रणजीत सिंह के अंदर, वो उन्होंने एक तरह से षड्यंत्र करके जीता, क्योंकि जो महाराजा दिलीप सिंह के बेटे थे, महाराजा दिलीप सिंह, वो अल्पायु थे, माइनर थे, तो उनको अब उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था और उनके सैनिकों को और सेनापतियों को अपनी तरफ किसी तरह दाम दंड भेद से किसी तरह अपनी तरफ करके वो एक तरह से उनके साथ अन्याय किया गया महाराजा दिलीप सिंह के साथ। और जब उनका 1846 में जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई है, जो अंग्रेजों और सिखों की जो आखिरी वॉर हुई है 1846 में, उसके बाद एक संधि की गई और संधि में ये है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य है वो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेज हमारे देश में आए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की राशि देने पर धन्यवाद दिया गया। परिसंपत्तियों की शेष 100 करोड़ की धनराशि को उपलब्ध कराया गया। उत्तराखंड परिवहन निगम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये राशि उपलब्ध कराई है। धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक आभार, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं देहरादून के ईडी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के अधिकारियों को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद में भी ईडी के अधिकारी बाहर नहीं आए, जिसके बाद गेट के ताले को धक्का देकर तोड़कर अंदर कार्यकर्ता पहुंचे। ईडी कार्यालय के अंदर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। यूके एसएससी पेपर लीक के मामले में यह प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 ईडी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं देहरादून में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित 204 करोड़ में से 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन विभाग के खाते में अब आ चुकी है। बता दें कि परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने पत्रकार से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग जल्द ही विभाग जो है अब बसों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा।
परिवहन निगम के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 204 करोड़ रुपया हमको देना था। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मार्च में 104 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया था। और आज बहुत ही सुखद मैं मीडिया के सामने ये बोल रहा हूं कि जो बचा हुआ 100 करोड़ रुपया था, कल ही उत्तराखंड रोडवेज के खाते में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयासों से हमारे खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई। वहीं देहरादून में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर अब सरकार जो है वो ग्रीन सेस लगाने जा रही है। उसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्दी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने कहा कि ये सेस 1% रखा जाएगा। परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री से ये वसूल करता है, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहनों से 1% ग्रीन सेस भी वसूला जाएगा और इसके लिए परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ग्रीन टैक्स के साथ साथ ये प्रस्ताव आ रहा है कि हम सेस के रूप में हम उसको लेंगे। और ये प्रस्ताव, और सेस जो है 1% होता है, उसका प्रस्ताव हम यहाँ लाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो राजस्व वसूली का 2-3 ही विभाग हैं, उसमें मुख्य विभाग ट्रांसपोर्ट भी है। मगर हम इतना टैक्स या इतना सेस नहीं लेंगे जिसका अनावश्यक बोझ हमारे जनता में पड़े। मगर राज्य की जो आमदनी है उसको बढ़ाना भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। क्योंकि जो बीच में कैबिनेट में मामला आया, अपने प्रदेश में जो नॉन प्लान का खर्च है वो 75% है और प्लान है 25%। और जब 25% हमारा प्लान है तो राज्य का विकास कैसे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए हमको राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्रोत भी ढूंढने हैं। वहीं नई टिहरी कोटेश्वर बांध प्रभावित पयाल गांव के ग्रामीणों ने विस्थापन सहित अन्य मांगों के निराकरण को लेकर जीरो ब्रिज कोटेश्वर मार्ग पर चक्का जाम कर बांध परियोजना के वाहनों को रोक दिया। बता दें कि ग्रामीणों के रोष को देखते हुए टीएचडीसी के महाप्रबंधक ए.के. गिलजियाल और तहसीलदार रेणु सैनी ने बैठक में ग्रामीणों को आश्वासन दिया। 23 सितंबर तक सभी समस्या पर चर्चा का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम स्थगित किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 24 सितंबर को दोबारा से चक्का जाम किया जाएगा। हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं और 4-5 दिन में उनके साथ मीटिंग रखवाएंगे और वो अपने जो हड़ताल है उसको बंद कर देंगे, उन्होंने कहा। हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं और 4-5 दिन। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी और इसी माह के आखिर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड दौरा भी है और नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा होगी। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाए। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दें। वहीं मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छात्रों ने मसूरी के शहीद स्थल पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का बुलंद किया। स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ से
लेकर दुष्कर्म तक जैसी घटनाओं पर कटाक्ष करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षित करने की भी अपील की गई। तुम तो मेरे कुल का दीपक बुझा के ही मानोगी। 3 छोरियां थी, अब ये चौथी, और इन सब की शादियों का खर्चा कौन संभाले? पिता के पास भी पहुंची। वह ये सुनकर लज्जा और वेदना से भर गए। एक दिन वे आस्था के पास आए और बोलने लगे, बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया। और अगली खबर देहरादून के डोईवाला से, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वक्त जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर उतरे नहीं। मौसम खराब होने की वजह से जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। दरअसल बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे मुकेश अंबानी। दर्शन न होने से अब वापस मुंबई जाएंगे। वहीं काशीपुर में सहकारी साधन समितियों पर धान की खरीद न होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि पंजीयन के बाद भी किसानों के धान की खरीदी नहीं होती थी, जिसको लेकर किसानों ने समय समय पर विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस बार धामी सरकार ने किसानों की फसल की खरीद के लिए ठोस रणनीति तैयार कर ली है, जिससे लेकर प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्र चालू कर दिया है। साथ ही किसानों का पंजीकरण भी आज से शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने किसानों से अपील की कि सभी किसान जल्द से जल्द अपना रिजर्वेशन करवा लें, जिससे कि धान की फसल सरकारी मूल्य पर खरीदी जा सके। माध्यम से सभी को अपील भी करना चाहता हूं कि जिसको भी धान खरीद बेच करनी है, तो जो मंडी के थ्रू और जो हमारे धान विक्रय और क्रय के केंद्र बनते हैं, तो इसके पहले इस बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना है। तो हर गांव में हमारे तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले समय पे, ताकि हम समय पे उसका सत्यापन करा सकें और क्रय विक्रय करने में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। माध्यम से सभी को अपील भी करना चाहता हूं कि जिसको भी धान खरीद बेच। पौड़ी टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने विधायक कार्यालय में पहुंचकर विधायक राजकुमार पौरी से मुलाकात कर उन्हें अपना शिकायत पत्र सौंपा। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद प्रतिनिधि और ओम प्रकाश जुगरान ने अनावश्यक शिकायत कर परेशान करते हैं। आरोप है कि कहा गया है कि जब सांसद प्रतिनिधि से वाहन चालक जब किराया मांगता है, तब उसे तरह तरह के आरोप लगाकर उसे परेशान करते हैं। पूरे मामले पर विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि अभी ये मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले में विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि हम पुलिस और सांसद प्रतिनिधि से भी बात करेंगे और निश्चित ही इससे पार्टी के पदाधिकारियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इससे पार्टी की छवि खराब होती है। मेरे संज्ञान में अभी बात आई है, इससे पहले तो जानकारी नहीं थी कैसा हुआ है। पर मैं इतना कहता हूं कि अगर कोई प्रतिनिधि है, चाहे मैं हूं, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है या सांसद प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो वास्तव में ये ठीक नहीं है। ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। और जो काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, वो अपना रोजी रोटी उसी से कमाते हैं। अगर हम उनकी फीस, उनका किराया नहीं देंगे तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा। तो उस संबंध में मैंने एसओ पौरी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा अनावश्यक किसी का शोषण नहीं। यहाँ पे एक नेताजी हैं, बीजेपी नेता सांसद प्रतिनिधि कहते हैं अपने आप को। तो हमने मेरे साथ उनकी बच्ची आती थी स्कूल, तो उन्होंने मेरे 2-3 महीने के पैसे नहीं दिए। तो मैंने उनकी बच्ची को गाड़ी से मना कर दिया आने के लिए। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, जब पैसे नहीं दिए उन्होंने तो मैंने मना कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पुलिस वालों को धमका डरा के बोल दिया कि इनकी गाड़ी को सीज करो, इनकी गाड़ी को सीज करो। ये ओवरलोडिंग चल रही है। इनकी गाड़ी में 20-20 बच्चे बैठ रहे हैं। हमारी गाड़ी में 20 बच्चे किसी के पास नहीं है, सबके पास 12-12 बच्चे हैं। इसलिए प्रशासन हमें 4-5 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी सीज कर देंगे। यहाँ पे एक नेताजी हैं, बीजेपी नेता सांसद।
और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल प्रणाम देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।